नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी एवं पाश्चात्य आलोचना की अवधारणाएं पर आप सभी से चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत अस्तित्ववाद, आदर्शवाद, आधुनिकतावाद, उत्तराधुनिकतावाद, कलावाद या शास्त्रीयतावाद, मनोविश्लेषणवाद, मार्क्सवाद, यथार्थवाद, संरचनावाद और स्वच्छंदतावाद पर चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि जितने भी हमने वादों की यहाँ पर चर्चा की है, आप अगर साहित्य और इतिहास पढ़ते होंगे तो इनका नाम प्रायः आपने सुना होगा। आज हम इसको पारिभाषिक संदर्भ में देखेंगे या फिर इनके प्रवर्तक कौन कौन से रहे हैं, इनकी विशेषताएं कौन कौन सी रही हैं। ये टॉपिक पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी था कि यदि आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर एमसीक्यू की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो लिखने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और इंटरव्यू की जब आप तैयारी करेंगे तो आम तौर पर इन सभी वादों से संबंधित सवाल पूछ लिया जाता है, क्योंकि एक्सपर्टीज को पता होता है कि आप इस पर कम ध्यान दिए होंगे। लेकिन आप सभी को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अनुभवों के आधार पर और टेक्निकल पोर्शंस के आधार पर अनुराज हिंदी एकेडमी आपके साथ बना हुआ है, तो आपको बस इसका उपयोग करना है, इसका लाभ उठाना है। तो जैसे ही मैंने तमाम सिद्धांतों का नाम लिया है, आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत होंगे जिनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा और आज भी दोबारा काकचेष्टा बकोध्यानम के दृष्टिकोण से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे अस्तित्ववाद के ऊपर। अस्तित्ववाद मूल रूप से दर्शन के क्षेत्र का शब्द है। यह अंग्रेजी के एग्जिस्टेंशियलिज्म का हिंदी पर्याय है। अस्तित्ववाद का उन्मेष प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हुआ। बाद में उसने फ्रांस, इटली होते हुए एशिया के देशों में भी अपना प्रभाव डाला। इस सिद्धांत ने साहित्य सृजन तथा आलोचना सिद्धांत को गहराई से प्रभावित किया। तो पहले ही पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कि अस्तित्ववाद को बताया गया कि ये एक तरीके से प्रथम विश्व युद्ध के आसपास की जो भी घटनाएं घटी उससे प्रभावित होकर दर्शन के आधार पर ये विचार अपना विचार प्रस्तुत करता है। और ये केवल किसी एक क्षेत्र में नहीं रहा, बल्कि यूरोप में आप देखेंगे, एशिया में देखेंगे और हमारे देश में भी इस विचारधारा, इस दर्शन का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो इस दर्शन ने या विचारधारा ने या फिर कहें अवधारणा ने साहित्य सृजन और आलोचना सिद्धांत दोनों को प्रभावित किया। कैसे किया, इससे कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, उनको भी हम देख लेते हैं। सारेन किर्केगार्ड, कई बार सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अस्तित्ववादी विचारक कौन है, उसमें किर्केगार्ड का नाम आता है। सभी पूर्व मान्य सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक परंपराओं के विरोध में सर्वप्रथम आवाज उठाने वाले डेनिश विद्वान एवं धार्मिक चिंतक सारेन किर्केगार्ड थे। सारेन किर्केगार्ड ने किन किन चीजों के खिलाफ आवाज उठाई, विरोध में आवाज उठाया? जो पूर्व मान्य सामाजिक, धार्मिक, नैतिक परंपराएं थी। प्रिय विद्यार्थियों, आपने हिंदी साहित्य पढ़ते हुए सामाजिक स्थितियों को, धार्मिक स्थितियों को और परंपराओं को जरूर पढ़ा होगा। इन तीनों को लेकर हर कालखंड में, चाहे आप आदिकाल पढ़ें, भक्ति काल पढ़ें, रीतिकाल पढ़ें या आधुनिक काल पढ़ें, हर कालखंड में अलग अलग ढंग से इनको व्याख्यायित करने की कोशिश की गई है, इनको निर्मित करने का प्रयास किया गया है। तो अस्तित्ववादी विचारधारा के अंतर्गत भी सामाजिक, धार्मिक, नैतिक परंपराओं को लेकर सारेन किर्केगार्ड ने जितने भी इनके पूर्व की मान्यताएं थी, उनका विरोध किया, उनका खंडन किया। किर्केगार्ड ने ऐसी बदली हुई परिस्थितियों में मनुष्य की वैयक्तिकता की वकालत की, यानी कि मनुष्य की स्वतंत्रता का उन्होंने समर्थन किया। आप जैसा जानते हैं, मनुष्य समाज से जुड़ा हुआ है, मनुष्य धर्म से जुड़ा हुआ है, मनुष्य परंपरा से जुड़ा हुआ है। आजकल के दौर में आप देखते होंगे कि एक बहुत ही प्रचलित शब्द है
भारतीय ज्ञान परंपरा। आप भले डॉक्टरी की पढ़ाई कर लें, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लें, प्रोफेसर बन जाएं, फिर भी जो भारतीयता है या फिर भारतीय ज्ञान परंपरा है, उससे आपको मिलकर रहना, उससे जुड़कर रहना है। तो इस समय भारतीय ज्ञान परंपरा एक पारिभाषिक शब्द के तौर पर आप सभी के सामने बार-बार आ रहा होगा और इसको लेकर तमाम जगहों पर संगोष्ठियां इत्यादि भी होती हैं। अगर आप विश्वविद्यालय से जुड़े होंगे तो कई विश्वविद्यालय इन पर कार्यक्रम करा रहे हैं और सरकार ने भी इसको लेकर काफी योजनाएं शुरू की हुई हैं। तो किरकेगार्ड अपने पूर्व की मान्यताओं को का खंडन किया और जब परिस्थितियां बदली तो किरकेगार्ड के विचारधारा में या दर्शन में मनुष्य की व्यक्तिगतता या फिर उसकी स्वतंत्रता थी, उसका उन्होंने समर्थन किया। वे हीगल के आदर्शवादी दर्शन के विरोधी रहे। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि जो अस्तित्ववाद है वो हीगल का जो आदर्शवादी दर्शन था उसकी प्रतिक्रिया में आया। वे हर तरह के आदर्श से मुक्त कर मानव को पूर्णतः स्वच्छंद बनाना चाहते थे। अस्तित्ववाद का मूल आधार ही वैयक्तिक स्वच्छंदता है और अगर आप इस अवधारणा के साथ हिंदी साहित्य को समानांतर तौर पर देखेंगे तो वही आपको स्वच्छंदतावाद, छायावाद, ठीक है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का दौर याद है। और जैसा कि शुरू में बताया गया कि ये 1914 के आसपास से ये भी विचारधारा दर्शन के रूप में और विचारधारा के रूप में काम कर रही थी। धीरे धीरे इसका प्रभाव हमारे देश तक भी पहुंचा है। तो सोरेन किरकेगार्ड का इम्पोर्टेंट क्या रहा, उनका महत्व क्या रहा, कैसे उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, नैतिक परंपराओं का खंडन करते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए मनुष्य की वैयक्तिकता का समर्थन किया और कहा कि सभी आदर्श मुक्त मानव को होना चाहिए, उसको पूर्ण स्वच्छंद होना चाहिए, यानी कि अस्तित्ववाद का जो मूल आधार था वो वैयक्तिक स्वच्छंदता ही थी। किरकेगार्ड के तरह ही कुछ अन्य और विचारक थे जो सोचते थे, जिसमें नाम है नीत्शे का। अस्तित्ववादी विचारधारा के प्रबल समर्थक और व्याख्याता जर्मन दार्शनिक नीत्शे माने जाते हैं। नीत्शे की धारणा थी कि सामाजिक एवं नैतिक मान्यताएं मानव व्यक्तित्व को बौना बना देती हैं, अतः वे निरर्थक हैं। आप देख रहे हैं कि किरकेगार्ड से एक कदम आगे ही नीत्शे हैं। उनका यह मानना है कि जो सामाजिक और नैतिक मान्यताएं मानव के व्यक्तित्व का विकास नहीं करती बल्कि उसके व्यक्तित्व को और छोटा कर देती हैं, वे निरर्थक हैं। यही नहीं, व्यक्ति स्वातंत्र के आधार पर नीत्शे ने अति मानवीय गुणों से संपन्न सुपरमैन की कल्पना की है। आमतौर पर हम सभी सीरीज देखते हैं, सुपरमैन इत्यादि की सीरीज आती है, तो कहीं न कहीं इन विचारधाराओं से प्रभावित होकर ही ये सभी एपिसोड आते रहे। तो नीत्शे ने मनुष्य की स्वतंत्रता का समर्थन तो किया ही, साथ में उसको अति मानवीय, जिसकी की कल्पना हम नहीं कर सकते, उन गुणों से भी संपन्न सुपरमैन की कल्पना की। नीत्शे अनिश्वरवादी थे। उन्होंने घोषित किया कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। अब आप समझ जाइए कि किस तरीके से नीत्शे अपने विचारों को दिए होंगे। उन्होंने मनुष्य को ही सुपरमैन की एक तरीके से उपाधि दी या फिर उसको उसकी कल्पना की और घोषित किया कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। आमतौर पर हम सभी जहां से जुड़े हुए हैं मानते हैं कि जो कुछ बनाया गया वो ईश्वर द्वारा बनाया गया है, लेकिन अस्तित्ववादी विचारकों का आप देख रहे हैं कि उनकी सोच, उनकी अवधारणा कुछ अलग ही है। हमें दो तरीके से इसको देखना है, एक तो अपने दृष्टिगत विकास के दृष्टिकोण से और एक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखना है। कई बार सुमेलित इत्यादि में ये सभी आ जाता है कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, इतिहास का अंत हो चुका है, सब चीजों का खात्मा हो चुका है, कौन कौन विचारक ने कहा हुआ है। तो एक उसमें से आप ध्यान रखिए कि नीत्शे ने भी मृत्यु से संबंधित कोई बात कही है और वो ईश्वर की मृत्यु की बात की। नीत्शे के अलावा अन्य विचारक हैं। अस्तित्ववाद की विचारधारा को पुष्ट करने वालों में कार्ल जेस्पर्स, मार्टिन हेडगर, गैब्रियल मार्शल, जया-पाल सार्त्र, अल्बर्ट कामू आदि के नाम उल्लेखनीय। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन अस्तित्ववादी विचारक हैं और कौन कौन नहीं है। तो कम से कम
किरकेगार्ड, नीत्शे, जेस्पर्स, हेडगर, गैब्रियल, ज्यां पाल सार्त्र, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, अल्बर्ट कामू का भी सुना होगा। इन सभी के नाम तो महत्वपूर्ण है ही, आमतौर पर अस्तित्ववादी विचारकों में सर्वाधिक महत्व सार्त्र को दिया जाता है। और जब आप अज्ञे इत्यादि के साहित्य को पढ़ेंगे तो ज्यां पाल सार्त्र का जिक्र वहां पर बार बार होता है। आगे और भी पता चलेगा। अस्तित्ववादी विचारक ज्ञान विज्ञान को भी महत्वहीन मानते, उनके लिए वह सभी कुछ व्यर्थ है जिससे अस्तित्व बोध में सहायता नहीं मिलती। इसीलिए तो इस सिद्धांत का नाम अस्तित्ववाद पड़ा हुआ है, जिसमें सब कुछ क्या है, अस्तित्व बोध। वे मात्र मानव स्थिति जानने के आग्रही हैं, क्योंकि उससे अस्तित्व बोध में सहायता मिलती है। मानव स्थिति के ज्ञान के लिए किसी भी पूर्व प्रचलित परंपरा, सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक या धार्मिक विश्वास अथवा किसी भी नियम, सिद्धांत आदि के सहारे की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता है तो मात्र कष्ट अथवा वेदनाभूति को समझने के लिए, क्योंकि मानव स्थिति अनिवार्य रूप से वेदनामय है। और आप सभी इस चीज को भली भांति जानते हैं कि हम सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी तो करते हैं, सभी लोग फॉर्म भरते हैं, सभी की तैयारी करने का जो पैटर्न है अलग अलग है, लेकिन सभी का अपना अस्तित्व है। इसका आभास तब होता है जब रिजल्ट आता है। भीड़ तो जाती है एग्जाम देने, लेकिन आप उस चयनित पीडीएफ में जब अपने नाम को दर्ज करा लेते हैं तो वही नाम जो है वो आपके अस्तित्व को बतलाता है और इसके पीछे आपने कितना संघर्ष किया है। सही मायने में आप देखा जाए तो मनुष्य का जो जीवन है वो वेदनामय है, दुख ही जीवन की कथा रही और जो अब तक न कही। आपने छायावादी कवियों, जितने भी कवि हैं, सभी का आपने सुना होगा। तो कहीं ना कहीं उसमें आप देखेंगे एक खास विशेषता होती है व्यक्ति स्वातंत्र्य की। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो हम सभी छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों को याद करते हैं या फिर नई कविता की प्रवृत्तियों को याद करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अवधारणा पर आधारित। ये अस्तित्ववादी अवधारणा है जो इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा इनको प्रभावित की। और भी अवधारणाओं को हम देखेंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। अगर हम अस्तित्ववाद के संदर्भ में देखें तो हिंदी पर इसका क्या असर रहा, क्या प्रभाव रहा, तो हिंदी की नई कविता में अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव है। धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, भारत भूषण अग्रवाल, कुंवर नारायण, अज्ञे आदि कवियों में अनास्था, अस्तित्व बोध, मृत्यु बोध, वैयक्तिक स्वच्छंदता, पीड़ा, निराशा, उन्मुक्त भोग आदि अस्तित्ववादी प्रवृत्तियों की गूंज पाई जाती है या फिर सुनाई देती है। जैसे अज्ञे के अपने अपने अजनबी, कुंवर नारायण की आत्मजयी में अस्तित्ववाद का प्रभाव देखा जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि अस्तित्ववाद विचारधारा को, दर्शन को या फिर अवधारणा को आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी पृष्ठभूमि कब से शुरू हुई, इससे जुड़े हुए कौन कौन से विचारक रहे हैं और उनके विचार क्या रहे हैं। अब मुख्य रूप से अगर हम निष्कर्ष की दृष्टिकोण से देखें तो अस्तित्ववादी विचारधारा के अंतर्गत वही वैयक्तिक अस्तित्व और उसकी स्वच्छंदता को लेकर ही विद्वानों ने विचार विमर्श किया है और उसका प्रभाव हिंदी नई कविता पर ज्यादा दिखाई देता है। हालांकि उसके पहले की भी कविताओं को आप देखेंगे, छायावादी कविताओं में भी अस्तित्व बोध का प्रभाव कहीं कहीं दिखाई देता है। इसको आप अपने दिमाग में रख लेंगे। दूसरा अगर दूसरी अवधारणा है आदर्शवाद। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज एकदम से आइडियल होगी, ठीक है। आदर्शवाद के लिए अंग्रेजी में आइडियलिज्म शब्द का प्रयोग होता है। आदर्शवाद कोई आंदोलन नहीं बल्कि एक विचारधारा है। जैसे आपने अस्तित्ववादी विचारधारा को देखा, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि जो आदर्शवाद है ये कोई आंदोलन नहीं बल्कि एक विचारधारा है जो साहित्य चिंतन के आदिकाल से चली आ रही है। अचानक आदर्शवाद नहीं बल्कि साहित्य चिंतन के हिसाब से देखें, साहित्य लेखन के हिसाब से देखें, परंपरा के दृष्टिकोण से देखें तो ये आदिकाल से ही, लंबे वक्त से ही ये विचारधारा चली आ रही है। इस शब्द के दो भिन्न स्रोत हैं और दो भिन्न अर्थ भी हैं। पहला क्या है, आइडिया यानी विचार या प्रत्यय,
दूसरा है आइडियल यानी कि आदर्श। पहला पहला जो यहाँ पर आइडिया है, इसका अर्थ दर्शन शास्त्र की प्रत्ययवादी अवधारणा से जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसार विचार या चेतना ही परम सत्य है। अगर आप फिलॉसफी पढ़े होंगे तो प्लेटो और अरस्तु से शुरू में ही सामना होता है और ये प्रत्यय यानी विचार को लेकर खूब डिस्कशन हुआ कि मन में विचार आता है। जैसे बार बार टेबल या मेज का उदाहरण दिया जाता है कि टेबल और मेज बने कैसे हैं, क्योंकि ये तो लकड़ी के बने हुए, पेड़ की लकड़ी से बने हुए हैं, लेकिन ये विचार आया है कि टेबल होगा, उसमें 4 पहिए लगे होंगे। इसी तरीके से जितने भी हम खिलौने इत्यादि देखते हैं, वो किसी न किसी के विचार के रूप में उसको प्रैक्टिकली सामने रखा गया है। तो यहाँ पर बताया गया कि एक आइडिया है जो दर्शन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि जो विचार या चेतना ही है वही परम सत्य है। यह भौतिक जगत या तो उस विचार का प्रत्यय का अनुकरण है या उस चेतना में ही स्थित है। तो इस बात को वही लोग समझ पाएंगे जो थोड़े से दार्शनिक विचारधारा से प्रभावित होते हैं या फिर सोचते समझते हैं। याद करने वाले विद्यार्थी हो सकता है कि इस आइडिया या आइडियलिज्म से थोड़ा सा बोर टाइप का महसूस करने लगेंगे, लेकिन जिस हिसाब से हमने यहाँ पर उदाहरण दिया है, आप उसको बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि जितनी भी वस्तुएं हमारे सामने दिखाई दे रही हैं वो किसी विचार या चेतना का एक प्रतीक के तौर पर है। आइडियलिज्म का दूसरा अर्थ वह दृष्टि है जो जीवन में शुभ और श्रेयस्कर की स्थापना पर बल देती है, जो है उसकी तुलना में जो होना चाहिए। जैसे हम सभी राम राज्य की कल्पना करते हैं, और राम राज्य की कल्पना करते हुए तुलसीदास ने भी लिखा है कि उस समय न सभी लोग सुखी संपन्न थे, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो वो एक तरीके से आदर्शवादी कल्पना, जिसको हम यूटोपिया भी कहते हैं, जो है हमेशा वर्तमान को वेदनामय बताया गया और ऐसा होना चाहिए। इसको लेकर जब कोई बात की जाती है तो वो आदर्श होता है। और कई बार कहा जाता है कि आदर्श कभी पाया नहीं जा सकता है, और वो बस हम होना चाहिए के अर्थ में ही उसको समझते रहते हैं। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां कफन और पंच परमेश्वर को देखा जा सकता है। कफन में यथार्थ का चित्रण है, पंच परमेश्वर में आदर्श का चित्रण है। यदि आपने इन दोनों कहानियों को पढ़ा होगा तो तुरंत आपके दिमाग में आदर्शवाद की जो अवधारणा है वो पूरा एक तरीके से समझ में आने लगा होगा। जैसे पंच परमेश्वर में जो प्रेमचंद ने दिखाने का प्रयास किया है कि एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर कैसे न्याय करता है, और जब दूसरे व्यक्ति को कुर्सी पर बैठकर न्याय करने का मौका मिलता है तो वो कैसे करता है। जो प्रेमचंद ने दिखलाया है वो आदर्श है, लेकिन वो होते हुए व्यवहारिक जीवन में नहीं दिखता है। जब भी किसी को मौका मिलता है वो बदले की भावना से काम कर देता है। अब प्रेमचंद ने शुरुआती दौर में चाहे उपन्यास लिखे चाहे कहानियां लिखी, वो आदर्शवादी तरीके की ही थी। जैसे बड़े घर की बेटी, या फिर आप देखेंगे सेवा सदन। ठीक है, तो ये सब आदर्शवादी एक तरीके से साहित्य रहे, खासतौर से कहानियों में आप प्रेमचंद के ज्यादा देखेंगे। अगर हम आदर्शवाद की बात करें, जैसा कि शुरू में ही हमने कहा कि ये आज की विचारधारा नहीं है बल्कि आदिकाल से ही ये चली आ रही है। आदर्शवाद भारतीय साहित्य और दर्शन की प्रमुख विशेषता है। वैदिक साहित्य, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता, योग वासिष्ठ आदि अधिकांश दर्शन और साहित्य के ग्रंथ आदर्शवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं या फिर उससे संपन्न है। संस्कृत साहित्य में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति निरंतर विद्यमान रही। हिंदी साहित्य का भी एक बड़ा हिस्सा आदर्शवादी रहा है, जिसमें कि हमने प्रेमचंद की बात की है। अगली अवधारणा है आधुनिकतावाद। आधुनिकतावाद, जिसको कि अंग्रेजी में हम मॉडर्निज्म कहते हैं, और तमाम जो दो विचारधाराओं के बारे में हमने बात की, उनसे ज्यादा इस शब्द का अधिक प्रयोग होता है आधुनिकतावाद। ये क्या है? आधुनिकतावाद साहित्य और कला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आंदोलन बनकर उभरा। आधुनिकतावाद का युग यूरोप में 19वीं सदी से
शुरू होकर 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक माना जाता है। कुछ विचारकों के अनुसार यूरोप में आधुनिकता के दो अलग अलग काल हैं। पहला आधुनिकतावाद जो प्रारंभ से लेकर 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक जारी रहा, और दूसरा नव आधुनिकतावाद जो इसके बाद शुरू हुआ, जिसको कि हम उत्तर आधुनिकता भी कह सकते हैं। तो जो ये आधुनिकतावाद है, दो चीजें आपको ध्यान में रखना है, एक तो है आधुनिकता और एक है आधुनिकतावाद। ठीक है, आधुनिकता का मतलब यह था कि जब हम ईश्वर की जगह मनुष्य की बात करने लगे, आस्था की जगह हम तर्क की बात करने लगे, ठीक है, धर्म की जगह हम विज्ञान की बात करने लगे, तो एक तरीके से इसको आधुनिक कहा गया। आमतौर पर हम सभी आधुनिक उसको मानते हैं जो वेशभूषा में कुछ मॉडर्न टाइप का दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं। किसी विद्वान ने कहा था कि आधुनिकता वेशभूषा नहीं बल्कि आपके विचारों से आती है। तो वही है कि ईश्वर, आस्था, धर्म की जगह पर मनुष्य, तर्क और विज्ञान की जब कोई बात करने लगा तो उसको आधुनिक कहा गया, और फिर वो एक सिद्धांत के रूप में स्थापित हो गया जो कि साहित्य और कला के क्षेत्र में एक आंदोलन बनकर उभरा। और देख रहे हैं कि इसको बताया कि यूरोप से इसकी शुरुआत होती है और समय का भी निर्धारण किया गया। टीएस एलियट की काव्य कृति द वेस्टलैंड और जेम्स जॉयस का उपन्यास यूलिसेस 1922 में प्रकाशित हुए इन कृतियों को साहित्यिक आधुनिकतावाद का मूल माना जाता है। आधुनिकतावाद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसको अगर हम देखें तो आधुनिकतावाद सामाजिक समस्याओं के बजाय व्यक्ति के स्वरूप तथा आत्मबोध को प्रमुख मानता है। यानी कि सभी के केंद्र में क्या है, मनुष्य है। प्रत्येक वस्तु, विचार या संरचना पर व्यक्ति की व्यक्तित्वता की छाप अंकित है। वह जगत या वस्तुएं या तो मनुष्य की मन स्थितियों की अभिव्यक्ति हैं या मात्र उसका प्रतीक है। दूसरी इसकी विशेषता है कि आधुनिकतावाद प्रत्येक विश्वास और विचार को संशय की दृष्टि से देखता है। वही संशय के दृष्टिकोण से देखेगा जब व्यक्ति तर्क वितर्क करता है। इसी कारण उसमें अनास्था का स्वर मुखर होता है। वह मूल्यों की स्थिरता में विश्वास नहीं रखता। मूल्य न केवल अनावश्यक तथा अर्थहीन है बल्कि हानिकर भी। मूल्यों के संकट का ही फल है कि लेखक अपने लेखकीय दायित्व को स्वीकार नहीं करता। तो ये सब आधुनिकतावादी जो विचार रख रहे हैं या फिर अवधारणा को मानने वाले रहे हैं, उनकी विशेषताएं। आधुनिकतावाद अतीत से विमुख होकर वर्तमान में शरण लेता है। वह स्थायी अनुभवों की अपेक्षा क्षणिक अनुभवों को वाणी देता है। इसी का प्रभाव है कि आप देखेंगे कि अज्ञे ने हरी घास पर क्षण भर करके कविता लिखी हुई है। यानी कि स्थायी अनुभवों को नहीं बल्कि जो क्षण क्षण आप चीजों को अनुभूत कर रहे हैं उसकी अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है, और ये अतीत में नहीं बल्कि वर्तमान में विश्वास करता है। अतः मनुष्य के अनुभव क्षणिक तथा विखंडित होते हैं। अभी कुछ अनुभव है, अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो लग रहा है कि दुख ही जीवन की कथा रहे, लेकिन जैसे ही आपका रिजल्ट आया तो आपके बहुत सारे रिश्तेदार आपके सामने खड़े हो गए कि मैंने इसको पढ़ाया और इसको संघर्ष करते हुए हमने देखा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों क्षणों में जो आपका अनुभव है वो अलग अलग ढंग का। सफलता असफलता के बीच में भी एक अनुभव आपको मिलता है। आधुनिकतावाद धर्म, प्रकृति, परंपरा, नैतिकता, प्रतिबद्धता, आस्था, मूल्य तथा प्रत्येक प्रचलित विचार, वस्तु स्थिति और व्यवस्था को चुनौती देता है। और सही मायने में देखा जाए तो जो आधुनिकतावादी होते हैं या फिर आधुनिकतावाद से प्रभावित होते हैं, उनका जो मूल स्वर होता है, विद्रोह उसका मूल स्वर होता है। अगर आप कोई चीज, नई चीज कह रहे हैं, जैसे कोई ईश्वर की बात कर रहा है, आप मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो एक तरीके से आपको विद्रोही माना जाएगा। कोई आस्था की बात कर रहा है और आप तर्क की बात कर रहे हैं कि अगर यही होता तो दिक्कतें नहीं होती, तो लोग आपको बोलेंगे कि ये विद्रोही है। कोई धर्म की बात कर रहा है और आप विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो भी लोग आपको विद्रोही मानेंगे। यानी कि इसके मूल में क्या है, विद्रोह है। आधुनिकतावाद हर प्रकार के सामाजिक, नैतिक, वैचारिक तथा यौन दमन के विरुद्ध। तो ये 4-5 इसकी विशेषताएं रही हैं।
और इसके शाब्दिक अर्थ को समझने में ये विशेषताएं मदद की होंगी। आधुनिकतावादी साहित्य आंदोलन के अंतर्गत प्रतीकवाद, बिंबवाद, दादावाद, अति यथार्थवाद, भविष्यवाद, अंतश्चेतनावाद आदि शामिल है। यानी कि आधुनिकतावाद एक बड़ा सा घेरा है और उस घेरे में तमाम अन्य वाद भी मौजूद है। ठीक है, ये सब इसी से जुड़े हुए हैं। तो आधुनिकतावाद जो है, इसीलिए इसको दो तरीके में बांटा गया, एक पुरातन टाइप का आधुनिकतावाद और एक नव आधुनिकतावाद। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सब इसको समझ लिए होंगे और आपके दिमाग में कुछ बातें आधुनिकतावाद को लेकर जरूर बैठी होंगी। और खासतौर से टी.एस. इलियट इत्यादि की जो रचनाएं हैं आमतौर पर पूछी जाती हैं, या फिर सब्जेक्टिव तौर पर जब कठिन प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं कथन और कारण पर आधारित, तो उस समय ये जो हम सब्जेक्टिव तौर पर पढ़ रहे हैं ये चीजें काम में आती हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर आधुनिकतावाद के ऊपर। उत्तर आधुनिकता के लिए अंग्रेजी में पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द का प्रयोग होता है। सिद्धांतकारों में लेतवार, बौद्रिया और फ्रेडरिक जेम्सन है। तो आप देख रहे हैं कि आधुनिकतावाद को हम मॉडर्निज्म नाम बतलाए हुए थे। यहाँ पर उत्तर आधुनिकता मतलब आधुनिकता के बाद की स्थिति। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो उत्तर आधुनिकता है वो आधुनिकता के विकास के रूप में है या फिर उसकी प्रतिक्रिया में, इसको लेकर भी सवाल आते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि आप जब पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि क्या ये विकास के रूप में है या फिर प्रतिक्रिया में। इसके विचारकों के अंतर्गत कौन कौन है? लेवतार, बौद्रिया, फ्रेडरिक जेम्सन। लेवतार की पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज से इसका आरंभ माना जाता है। लेवतार का प्रसिद्ध कथन है कि उत्तर आधुनिकतावाद महावृत्तांत के विरुद्ध है। जो उत्तर आधुनिकतावाद है, ये जो हम लोग बड़े बड़े उपन्यास पढ़ते हैं या फिर जो जैसे जिस तरीके से हम महाकाव्य आधारित रचनाओं को पढ़ते हैं, उसके एकदम क्या है, विरुद्ध है, उसका खंडन करता है। उत्तर आधुनिकतावाद छोटे छोटे अस्मिता समूहों का उदय, वस्तुतः सकलतावादी विश्व व्यवस्था के खिलाफ उत्तर आधुनिक आवाज का परिणाम। जैसे यहाँ पर जितने भी विमर्श हैं, चाहे वो स्त्री विमर्श है, दलित विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, ठीक है, जो नए तमाम विमर्श आ रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो वो सभी विमर्श उत्तर आधुनिकता से संबंधित हैं। उत्तर आधुनिकता महावृत्तांत के क्या है, विरुद्ध में है। एक जमाना था कि जब हम उपन्यास को आधुनिक महाकाव्य मानते थे कि जो उपन्यास है वो आधुनिक महाकाव्य, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तर आधुनिकता में इसी महावृत्तांत का खंडन किया जा रहा है और छोटे छोटे जो अस्मिता मूलक विमर्श हैं उन पर जोर दिया जा रहा है, उनकी आवाज को उठाया जा रहा है। फ्रेडरिक जेम्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्निज्म द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म में उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था का है। इसे वे उपभोक्ता पूंजीवाद या वृद्ध पूंजीवाद भी कहते हैं। एक व्यापक दृष्टिकोण से उत्तर आधुनिकता के तीन केंद्रीय तत्व हैं। पहला, समग्रतावादी सार्वभौमिक सत्यों का नकार, दूसरा तर्कवाद का नकार और तीसरा आधुनिकतावाद की सक्षमता का नकार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं आधुनिकतावाद की प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है। अभी जिसको लेकर हमने कहा कि आधुनिकता में अगर या आधुनिकतावाद में देखें तो तर्क पर काफी फोकस किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर नकार किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रतिक्रिया के रूप में अगर हम उत्तर आधुनिकता की प्रमुख बातों को ध्यान में रखें या उनकी विशेषताओं को देखें तो उत्तर आधुनिकता तार्किकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। जिसको लेकर आधुनिकता बढ़ी थी, उत्तर आधुनिकता तार्किकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। उत्तर आधुनिकता के चिंतन में भाषा की पारदर्शिता के प्रश्न का केंद्रीय स्थान है। उत्तर आधुनिकता विचारधारा का अंत, लेखक की मृत्यु, इतिहास का अंत, कला का अंत, आलोचक की मृत्यु, मनुष्य की मृत्यु आदि अनेक मृत्युओं की घोषणा करती है। इसके पहले आपने देखा कि जो नीत्शे थे उन्होंने ईश्वर की मृत्यु की बात की थी, लेकिन यहाँ पर उत्तर आधुनिकतावाद में या फिर उत्तर आधुनिकता में आप देख रहे हैं कि तमाम मृत्युओं की घोषणा कर दी गई है कि विचारधारा भी नहीं है, लेखक भी नहीं है,
इतिहास भी नहीं है, कला भी नहीं है, आलोचक भी नहीं है और यहाँ तक कि मनुष्य भी नहीं। तो है कौन? इसको लेकर सवाल उठ सकता है। विचारधारा के अंत की घोषणा डेनियल बेल ने 1960 ईस्वी में की। देरिडा ने द एंड ऑफ मैन में लिखा है कि मृत्यु पर्व का जो क्रम ईश्वर की मृत्यु से शुरू हुआ था, उसने अंततः मनुष्य की जान भी ले ली। उत्तर आधुनिकता मनुष्य के केंद्रीय स्थान को नकारती। रोला बार्थ ने लेखक की मृत्यु की घोषणा 1968 में अपनी किताब द डेथ ऑफ अथर में की। उत्तर आधुनिकतावादियों में अगर हिंदी के दृष्टिकोण से देखें तो मनोहर श्याम जोशी को उत्तर आधुनिक उपन्यासकार घोषित कर दिया और इस पर बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल भी लिखा। अगर देखा जाए सही मायने में ये वो दौर है जब हिंदी में नई कहानी आंदोलन का दौर चल रहा था और नई कहानी आंदोलन के बाद आप देखेंगे छोटे छोटे कहानी आंदोलन चले हुए थे जिनके बहुत मायने निकल नहीं पा रहे थे। सभी आंदोलन 5-5, 6-6 साल तक चल के फिर दूसरे नामों से जाने शुरू हो गए थे। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि वो वही दौर है। 1960 में कोई कह रहा विचारधारा का अंत हो गया, 1968 में कोई कह रहा कि लेखक की मृत्यु हो गई, कोई कह रहा है कि मनुष्य की मृत्यु हो गई। तो इसका ज्यादा प्रभाव आप हिंदी साहित्य में कम देखेंगे। एक दो साहित्यकारों का नाम यहाँ पर लिया गया जिसमें मनोहर श्याम जोशी का नाम आप उत्तर आधुनिक उपन्यासकार के तौर पर नोट कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, चूंकि शुरू में ही हमने कहा कि एक तरीके से आप अपने दृष्टि का भी विकास कर रहे हैं, इन अवधारणाओं को समझ रहे हैं जो विचारधाराएं या सिद्धांत हैं, और साथ साथ में हिंदी का समानांतर आप अध्ययन कर रहे हैं कि इन सभी विचारधाराओं का प्रभाव हिंदी के साहित्य पर कितना पड़ा हुआ है। तो उत्तर आधुनिकता का कम ही पड़ा हुआ है, हालांकि जितने विमर्श चल रहे हैं इनको उनसे जोड़कर देखा जा सकता है। ठीक है, अगली जो अवधारणा है उसका नाम है शास्त्रीयतावाद या फिर इसको हम कलावाद भी कहते हैं। दोनों को अलग अलग तरीके से आपको नहीं देखना है, एक ही तरीके से जोड़कर देखना है। अंग्रेजी में क्लासिज्म शब्द अंग्रेजी से सीधे हिंदी में ले लिया गया। हिंदी में इसके लिए अभिजात्यवाद, शास्त्रीयतावाद आदि शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। नलिन विलोचन शर्मा ने इसके लिए श्रेणीवाद नाम प्रस्तावित किया है। तो कई बार सवाल आ जाता है कि नलिन विलोचन शर्मा, जिनकी एक पुस्तक भी है आप सभी के लिए, हम यहाँ पर होमवर्क देना चाहेंगे। दर्शन पर आधारित पुस्तक है और भी साहित्य दर्शन पर आधारित है, उसको जरूर आप कमेंट कर बताइए। और जब भी कलावाद की बात आएगी तो कलावाद को लेकर नलिन विलोचन शर्मा ने एक नाम दिया जिसको कहा गया श्रेणीवाद। क्लासिसिज्म मूलतः लैटिन भाषा का शब्द है। क्लासिक्स का प्रयोग रोम में करदाताओं के सर्वोच्च वर्ग के लिए किया जाता था, जो यानी कि जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए। इस साहित्य को उच्च वर्ग का संरक्षण प्राप्त होता था और यह साहित्य उच्च वर्ग की संस्कृति से संबद्ध, परिमार्जित और शास्त्रबद्ध साहित्य होता था। तो जहां जो शास्त्रीयतावाद है या कलावाद है, एक तरफ तो आप देखेंगे कि समाज के दृष्टिकोण से कि जो उस समय कर देते थे, टैक्स देते थे, उनका एक वर्ग बना हुआ था। जैसे हमारे तरफ बोला जाता है उच्च वर्ग और मध्य वर्ग। आमतौर पर जिस दिन बजट इत्यादि पेश होता है उस दिन ज्यादा इसकी चर्चा होती है कि टैक्स पेयरों को क्या सुविधा दी गई है। तो यहाँ पर कैटेगराइज किया गया था कि जो करदाता है उनका एक वर्ग है, सर्वोच्च वर्ग, और उसी में जो साहित्य लिख रहा है। पहले जमाने में जो साहित्य पढ़ने लिखने का काम होता था वो एक इलीट वर्ग तक था। अब जो श्रम वर्ग से जुड़ा हुआ है उसको तो काम करने से मौका ही नहीं था, तो साहित्य कहाँ से पढ़ेगा। पहले जमाने में आप देखते थे कि साहित्य पढ़ना एक मतलब फैशन की तरह हुआ करता था। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप ट्रेन इत्यादि में जाते हैं, हालांकि अब मैं कम देखता हूं, लेकिन पहले जमाने में एक दो लोग उपन्यास लेकर बैठे रहते थे और ये देखने में आता था कि हाँ भाई ये पढ़। ट्रेन में तो बहुत सारे लोग बैठे लेकिन उनका एक अलग तरीके का वर्ग आपको दिखाई देता था। ये था कि उनका संबंध साहित्य से भी है। हम सभी साहित्य पढ़ते हैं अपने करियर के दृष्टिकोण से कि हाँ तैयारी कर लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी। बहुत सारे लोग स्वतंत्र रूप से इसको पढ़ते हैं। अलेक्जेंड्रा के लेखकों ने रोम में होरेस, बोकेसियो, सिसरो, डेमेट्रियस,
पेट्रियार्क आदि ने ग्रीक रचनाओं का अनुकरण किया और क्लासिक परंपरा का विस्तार किया। क्लासिसिज्म का प्रयोग ऐतिहासिक श्रेणी के रूप में एक ऐसे युग के लिए भी किया जाता रहा जिसमें श्रेष्ठ या कालजयी साहित्य की रचनाएं हुई। तो एक और वर्ग उभर कर आया कि ऐसी रचनाएं जो हमेशा के लिए प्रासंगिक हो गई, वो किसी भी युग में लिखी गई हो लेकिन उनकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रही, उनको हम कालजयी साहित्य, जैसे कई बार आपने पढ़ा होगा कि ये क्लासिकल फिल्म है या फिर ये क्लासिकल साहित्य है, ठीक है। तो क्लासिकल अर्थ उसमें आता है जो हर समय प्रासंगिक हो। जैसे आप देखते हैं कि फिल्मों में भी कई गाने बनते हैं जो चंद महीनों तक खूब लोगों के मन पर या फिर मन में गुनगुनाते हैं लोग, लेकिन फिर उनका प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन कुछ क्लासिकल गाने वो हमेशा अपने प्रभाव को छोड़ते हैं, उनको कालजयी में रखा जा सकता है। तो कलावाद का संबंध एक कालजयिता से भी। अरस्तु के ग्रंथ का नाम पोएटिक्स यानी काव्य शास्त्र। अरस्तु का जो पक्ष उन्हें क्लासिसिज्म के पुरस्कर्ता के रूप में प्रतिष्ठित करता है और प्लेटो से अलग करता है, वह है मुख्य रूप से त्रासदी, उसके साथ महाकाव्य आदि अन्य काव्य विधाओं का विवेचन करना। पहले जमाने में या फिर अभी भी आप देखेंगे कि जो फिल्में या जो साहित्य ट्रेजेडी पर आधारित वो बहुत दिनों तक लोगों के ध्यान में रहते हैं। मेरी बात और ज्यादा आपको समझ में आएगी जब आप गोदान पढ़ेंगे। गोदान में भी इसको लेकर भी सवाल पूछा जाता है कि उसमें ट्रेजेडी है या फिर त्रासदी। एक व्यक्ति जीवन भर अपने मन में गाय रखने की इच्छा रखी और ढेर सारी चीजें रही, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाई। कुछ क्षण के लिए उसके पास गाय होती है, लेकिन फिर घटना घट जाती है, मरने के बाद गोदान किया जाता है, गौदान किया जाता है। तो इसीलिए तो गोदान कालजयी कृतियों में से एक है, ठीक है। वहीं पर आप देखेंगे कि कामायनी इत्यादि, इन महाकाव्यों की शुरुआत भले चिंता से होती है लेकिन अंत आनंद से होता है। लेकिन जो मनुष्य के मनोभाव हैं, उतार चढ़ाव हैं, उनके दृष्टिकोण से वो क्लासिकल कृतियों में से, ठीक है। तो साहित्य के साथ क्लासिसिज्म पद का प्रयोग विशेष युग और उसके दौरान रचित साहित्य के अर्थ में सीमित न रहकर सार्वकालिक और सार्वभौमिक हो चला। डांते की डिवाइन कॉमेडी, शेक्सपियर के नाटक, मिल्टन का पैराडाइज लास्ट या इलियट का वेस्टलैंड भी उसी प्रकार की कालजयी रचनाएं जैसी होमर, सोफोक्लीज और वर्जिल की रचनाएं। इसी तरीके से वाल्मीकि का रामायण, कालिदास का कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम, तुलसीदास का रामचरितमानस, प्रसाद की कामायनी, निराला की राम की शक्ति पूजा और प्रेमचंद का गोदान विभिन्न युगों में रची जाने वाली भी क्लासिकल यानी कि क्लासिक रचनाएं मानी जाती है। तो यहाँ पर आपने क्लासिज्म शब्द को देखा कि एक तो वर्ग की दृष्टिकोण से, एक सिद्धांत के दृष्टिकोण से और एक महत्व के दृष्टिकोण से यहाँ पर बताया कि कौन कैसे क्लासिक है, ठीक है। अगली जो अवधारणा है उसका नाम है मार्क्सवाद। तो इससे लगभग हिंदी साहित्य के जितने भी विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, शोधार्थी हैं, सभी परिचित ही रहे हैं। मार्क्सवाद दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विचारों की एक पद्धति है। ध्यान रखना है कि इसमें दर्शन की बात की गई है, इसमें राजनीति की बात की गई, इसमें अर्थ की बात की गई, इसमें समाज की बात की गई। इसके प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स हैं। कार्ल मार्क्स का लेखन एक संपूर्ण दर्शन पद्धति पर आधारित है जिसके 3 अनिवार्य घटक हैं: द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद, राजनीतिक अर्थशास्त्र और वैज्ञानिक समाजवाद। मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। कंट्रीब्यूशन टू ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की भूमिका में कार्ल मार्क्स ने समाज विश्लेषण की संभावित प्राकल्पना को स्पष्ट करते हुए लिखा था, व्यक्ति द्वारा विकसित की गई सामाजिक उत्पादन व्यवस्था में वह कुछ पूर्व निर्धारित संबंधों में रहता है जो उसकी इच्छा से परे होते हैं। ये संबंध उत्पादन संबंध होते हैं जो सामाजिक विकास क्रम में लगातार तब्दील होते रहते हैं। जैसे जैसे समाज का विकास होता है वैसे वैसे उत्पादन इन संबंधों में अंतर भी होता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद यह प्रदर्शित करता है कि सामाजिक ऐतिहासिक प्रक्रिया भौतिकवादी कारकों से निर्धारित होती है।
ये ऐतिहासिक भौतिकवाद यानी कि जिसमें समाज, ठीक है, राजनीति और मुख्य रूप से ये माना गया है कि जो मनुष्य है वो दो चीजों से जुड़ा हुआ है। एक तो समाज से जुड़ा हुआ है, एक आर्थिक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है। राजनीति तो एक तरीके से आप देखेंगे पार्ट टाइम टाइप का है, लेकिन मनुष्य का जो गहरा दो संबंध है वो समाज से। कई बार आपने देखा होगा कि मनुष्य जब समाज के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो इसको समाज से कई बार बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। और दूसरा, मनुष्य जो भी कुछ काम करता है वो समाज में जीने के साथ साथ आर्थिक स्थिति उसकी ठीक रहे तो उसके लिए कुछ भी करता है। आप कल्पना कीजिए कि आप किसी राज्य में सुदूर इलाके में रहते हैं, लेकिन अर्थ की प्राप्ति के लिए आप मुंबई, दिल्ली, कोलकाता चारों तरफ जाते हैं, ठीक है, और वहां पर आप किसी न किसी उद्योग में हैं। ये उत्पादन संबंध उसमें है। अगर जैसे शिक्षक को भी देखा जाए तो ये भी इस उदाहरण में आ सकता है। तमाम लोग अपने राज्यों में भी दूसरे राज्यों में भी जा रहे हैं, किस चीज से? ये शैक्षणिक उत्पादन करेंगे, पढ़ाएंगे, उसके एवज में उनको कुछ आर्थिक मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजों को आप समझ पा रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद यह प्रदर्शित करता है कि सामाजिक ऐतिहासिक प्रक्रिया भौतिकवादी कारकों से निर्धारित होती है। ऐतिहासिक भौतिकवाद मानता है कि लोग अपने इतिहास का स्वयं सृजन करते हैं, परंतु यह कार्य वे अपने इच्छा से नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक नई पीढ़ी निश्चित वस्तुगत परिस्थितियों में काम करती है जो उससे पहले बन चुकी होती है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार मनुष्य के सारे कर्तव्यों की प्रेरणा उत्पादन है। अब आपको मेरी बात धीरे धीरे समझ में आएगी जो अभी मैं बताना चाहता था। इसी लक्ष्य को लेकर मनुष्य सामाजिक संबंधों की स्थापना करते हैं। अब जैसे आप जब गांव में रहेंगे तो आपके आसपास का जो परिवेश है वो सामाजिक संबंध रहेगा। आप पढ़ने जाएंगे तो छात्र का सामाजिक संबंध रहेगा। आप उद्योग में काम करने जाएंगे तो वहां पर मजदूरों की कैटेगरी में आप हो जाएंगे। अगर आप धीरे धीरे अनुभव, एक्सपीरियंस आपके अंदर आ गया तो आप थोड़े से मालिक की भूमिका में हो जाएंगे। वही चीजें यहाँ पर। अतः मनुष्य के समूचे सामाजिक संबंध उसके उत्पादन संबंधों पर आधारित है। जब उत्पादन संबंध में परिवर्तन होगा तो उसके सामाजिक संबंध भी बदल जाएंगे। अतः समाज के दो ढांचे हैं। पहला ढांचा है आधारभूत ढांचा, दूसरा जो उस पर आधारित आश्रित है अर्थात अधिरचना। एक आधारभूत ढांचा है और एक अधिरचना है। दूसरे ढांचे के अंतर्गत समाज, साहित्य, कला, दर्शन एवं संस्कृति संबंधी तत्व आते हैं। इस तरह आर्थिक व्यवस्था सबकी नियामक है। समाज की उत्पादन प्रणाली का परिवर्तन भी दो विरोधी शक्तियों के संघर्ष से होता है। इस संघर्ष को मार्क्स ने वर्ग संघर्ष कहा। आप वर्ग संघर्ष समझ पा रहे होंगे। जब दो विरोधी शक्तियों के बीच में संघर्ष होता है तो उसको वर्ग संघर्ष कहते हैं। वर्ग संघर्ष दो वर्गों में होता है। इसमें से एक वर्ग जिसे शोषक वर्ग कहा गया, जैसे जमींदार है, मालिक है, उद्योगपति है, ठीक है, और वह शासक भी होता है। दूसरा जिसे शोषित वर्ग कहते हैं, उन लोगों का वर्ग है जो शारीरिक श्रम तो करते हैं लेकिन शारीरिक श्रम का फल उनको बहुत कम मिल पाता है और उसे शोषक वर्ग हड़प लेते हैं। इसलिए शोषक और शोषित में संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। इसी संघर्ष के मूल में परिवर्तन और विकास है। तो इसीलिए संगठन बनते हैं, फिर क्रिया प्रतिक्रिया होती है, आंदोलन होते हैं, तो उसमें होता है। आपने देखा होगा हम सभी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, टीचिंग एरिया से जुड़े हुए हैं, तो सभी के ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ है। अगर आप विश्वविद्यालय में हैं तो आपके ऊपर वीसी बैठे हुए हैं, अगर आप कॉलेज में हैं तो आपके ऊपर प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, कई जगहों पर तो मैनेजर भी बैठे हुए हैं, ठीक है। आपको फील होगा अगर आप यूपी हायर एजुकेशन इत्यादि की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जीडीसी में तो उतना नहीं है। जीडीसी में आपके ऊपर सचिव बैठा हुआ है और वो आपको बार बार नोटिस इत्यादि भेजता रहेगा, ठीक है। कहीं भी आप जाइए कोई न कोई आपके ऊपर बैठा हुआ है। अगर मैं बेसिक एजुकेशन की मैं बात करूं तो बेसिक शिक्षा अधिकारी बैठे हुए हैं। कई बार आपने वीडियो इत्यादि भी वायरल होते हुए देखा होगा। उन लोगों का व्यवहार कितना रूड और खराब होता है। वो भूल जाते हैं कि पहले वो किस वर्ग से आते थे और कुर्सी पर बैठते ही किस वर्ग में चले जाते हैं। तो चूंकि ये सब क्या है, नियामक है। यहाँ पर बताया गया कि सभी क्या है, नियामक चीजें, और नियम को फॉलो करते हुए बहुत सारी चीजों को
मैनेज भी करना पड़ता है। लेकिन कई बार आप देखते हैं कि इनकी प्रतिक्रिया में शिक्षक संघों का गठन किया जाता है, छात्र संघों का गठन किया जाता है, सभी अपनी बातों को रखते हैं। तो यहीं से परिवर्तन और विकास की शुरुआत होती है। अगर मोटे तौर पर देखें तो मार्क्सवाद के अनुसार अब तक समाज में 4 प्रकार की सामाजिक अवस्थाएं प्राप्त हो सकी। आदिम साम्यवाद, जिसमें लोग स्वतंत्र थे, जंगलों में पशुओं की तरह रहते थे, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी जो शोषण का आधार। दास प्रथा, इसके अंतर्गत कुछ शक्ति संपन्न व्यक्ति शक्तिहीनों पर शासन करते थे, किंतु जब कुछ दासों ने क्रांति की तो सामंतवादी व्यवस्था ने उसकी जगह ले ली। इसके बाद 2 और है, समाजवाद है और साम्यवाद है। इनका संबंध आर्थिक तथा सामाजिक परिपक्वता के मामले में इनमें अंतर भी है। दोनों में शोषण से मुक्त लोगों के पारस्परिक सहयोग के संबंध पर आधारित है। दोनों में शोषण से मुक्त होने की बात की गई, लेकिन अंतर कैसे है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर समाजवाद के गठन के दौरान पूंजीवादी संपत्तियों के हस्तांतरण तथा किसानों और कारीगरों के सहकारीकरण के जरिए सामाजिक संपत्ति का निर्माण होता है। समाजवाद के अंतर्गत गांव तथा शहर के बीच उत्पन्न ऐतिहासिक अंतर्विरोधों को खत्म कर दिया जाता है। साम्यवाद की स्थिति में उत्पादन के साधनों पर पूरी जनता का एक समान स्वामित्व स्थापित हो जाएगा, वर्ग भेद लुप्त हो जाएंगे, नगर व गांव के बीच मानसिक और शारीरिक श्रम के बीच सारभूत अंतर खत्म कर दिया जाएगा। देख रहे हैं, जाएगा जाएगा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कोई चुनावी भाषण हो, उसी तरीके से एक परिकल्पना की गई है कि इस जो भी विचार हैं उनमें क्या क्या किया जा सकता है। उस स्थिति में श्रम प्रत्येक की पहली आवश्यकता बन जाएगा। कम्युनिज्म की स्थापना के साथ राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचों का लोप हो जाएगा। साम्यवाद स्वतंत्र तथा सामाजिक दृष्टि से सचेत मेहनतकशों का अत्यंत सुगठित समाज होगा, जो कम्युनिस्ट जीवन के उन सर्वमान्य प्रतिमानों के आधार पर कार्य करेगा जिनका पालन लोगों की आंतरिक आवश्यकता और आदत का रूप ग्रहण करेगा। उत्पादन की कम्युनिस्ट पद्धति के आधार पर उत्पन्न सामाजिक संगठन प्रत्येक व्यक्ति का सर्वतोन्मुखी विकास तथा पल्लवन और उनकी समस्त क्षमताओं को समाज के अधिकतम लाभ के उपयोग के लिए में व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। यही मानव मुक्ति की चरम स्थिति होगी। जैसे आपने देखा कि अस्तित्ववाद में भी मनुष्य की मुक्ति की बात की गई और साम्यवाद में भी की जा रही है, लेकिन किन किन चीजों से मुक्ति की बात यहाँ पर की गई है उसको हमने इस पूरे पैराग्राफ में बताया हुआ है। और सही मायने में देखा जाए तो साम्यवाद एक यूटोपिया है, एक आदर्श है, एक कल्पना ही है जो ऐसा लगता है कि पूरी नहीं हो पाएगी जब तक ये राजनीतिक हस्तक्षेप इत्यादि होते रहेंगे। आप देखेंगे कि कई पार्टियों के नाम भी इन विचारधाराओं पर पड़े हुए हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से या व्यवहारिक रूप से क्या समानता असमानता है, इसको लेकर शोध की जरूरत है। ठीक है, अब देखा जाए कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद का प्रभाव कितना पड़ा और इसकी शुरुआत कब से हुई। 2 चीजें हैं, एक तो है प्रगतिवाद और एक है प्रगतिशील। आप देखेंगे कि प्रगतिशील जो है ये अनावरत है। कहा जा सकता है कि कबीर प्रगतिशील थे, ये भी कहा जा सकता है कि तुलसी प्रगतिशील थे। इनकी दोनों की प्रगतिशीलताओं को लेकर तुलना भी की जाती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कबीर प्रगतिवादी थे, क्योंकि प्रगतिवाद जो एक समय सीमा के अंदर बधा हुआ है। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो 1936 में लखनऊ में संपन्न पहले प्रगतिशील लेखक संघ, जिसको कि हम प्रलेस भी बोलते हैं, इस सम्मेलन में मुंशी प्रेमचंद द्वारा अध्यक्ष पद से दिया गया व्याख्यान जो साहित्य का उद्देश्य के नाम से प्रकाशित है, मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र का हिंदी में उत्कृष्टतम विश्लेषण के रूप में इस भाषण को देखा जा सकता है। प्रेमचंद सुझाव देते हैं, सौंदर्य शास्त्र के दृष्टिकोण सुझाव देते हैं कि अब सौंदर्य केवल सुंदर स्त्री के लिपस्टिक लगे होठों में ही नहीं देखना होगा, बल्कि अपने बच्चे को खेत के मेड़ पर तुलाकर काम करने वाली युवती के पपड़े पड़े होठों में भी सौंदर्य देखना होगा। यानी कि देखने के नजरिया को बदलना होगा। शायद मार्क्सवाद भी यही कहता है कि समाज को देखने के नजरिए में बदलाव करना पड़ेगा, तब समाज समता के साथ आगे बढ़ेगा। ठीक है,
और इसी प्रभाव में आप देखेंगे कि वह तोड़ती पत्थर जैसी कविता निराला जी ने लिखी और तमाम लोगों ने लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा एक कालखंड ये प्रगतिवादी काव्य आपने पढ़ा ही होगा। तो कैसे कैसे बदलाव हो रहा है, जो अवधारणाएं हैं, जो विचारधाराएं हैं, कैसे साहित्य को प्रभावित कर रही हैं, आज के वीडियो लेक्चर में हम पूरा शब्द से इसको देख रहे हैं। अगली जो विचारधारा है या फिर अवधारणा है उसका नाम है मनोविश्लेषणवाद। जैसे ही मैंने मनोविश्लेषणवाद शब्द का प्रयोग किया, आपके दिमाग में 4-5 नाम आने चाहिए। फ्रायड, एडलर, जुंग या कई जगहों पर युंग भी बोला जाता है के मनोविश्लेषण संबंधी सिद्धांतों का जितना प्रभाव साहित्य की अन्य विधाओं पर पड़ा, उतना ही प्रभाव आलोचना के स्वरूप पर भी पड़ा और उसी के परिणाम स्वरूप मनोविश्लेषणवादी आलोचना प्रणाली का जन्म और विकास हुआ। तो मनोविश्लेषणवाद का अगर हम बात की चर्चा करें तो अज्ञे, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी इत्यादि के साहित्य आपके सामने आ जाएंगे। तो एक तरीके से ये तो चिकित्सा पर आधारित विचार रहा। मन के अंदर जो चलने वाली गुत्थियां हैं उसको सुलझाने का प्रयास किया गया। तो ये तो सिद्धांत एक तरीके से चिकित्सा पर आधारित रहा, लेकिन साहित्य और आलोचना पर भी इसका प्रभाव पड़ा। फ्रायड के अनुसार साहित्य और कला हमारे अवचेतन मन में कुंठित वासनाओं का उद्दामपूर्ण उद्गार है। यानी कि साहित्य और कला के माध्यम से मनुष्य अपने अवचेतन मन में, जिसको वो किसी के सामने बोल नहीं पा रहा है, उसको प्रस्तुत करता है। फ्रायड के शिष्य एडलर के विचार थोड़े अलग हैं। एडलर के अनुसार हीनता ग्रंथि, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सभी मनुष्यों में पाई जाती है, जिसके कारण मानव की जीवन दृष्टि का निर्माण होता है। हीनता ग्रंथि यहां पर बताया गया। एडलर का मानना है कि मनुष्य जो होता है वो हमेशा असुरक्षित टाइप को महसूस करता है। वो एक कॉम्प्लेक्स से गुजरता है जिसको कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। वर्तमान समय में इन शब्दों का प्रयोग भी खूब चलता है। कला सृष्टि व्यक्ति की आत्महीनता की मानसिक क्षतिपूर्ति का परिणाम है, ये तो कहा एडलर ने। कार्ल जूंग के अनुसार साहित्य सृजन की मूल प्रेरणा केवल अमुक्त काम कुंठाओं का ही उदात्तीकृत विस्फोट नहीं, बल्कि समष्टि मन के अवचेतन गति है, जो दमित वासनाओं को ही व्यक्त न कर आदर्श का भी संस्थापन करती है। यानी कि जुंग जो है थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप में देखने का प्रयास करते हैं कि जो साहित्य सृजन है वो केवल काम कुंठाओं या मन में दबी हुई इच्छाओं को प्रस्तुत करने का काम नहीं है, बल्कि एक आदर्श भी प्रस्तुत करना है कि ऐसा मतलब होना चाहिए। इस प्रणाली का प्रथम प्रयोग जेम्स ने हेमलेट की आलोचना के माध्यम से किया था। समरसेट ने सैडनेस इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में शेक्सपियर के पात्रों की आलोचना इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर की है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि मुक्तिबोध ने भी कामायनी का एक तरीके से जो मूल्यांकन किया, अब वो इसी विचारधारा के आधार पर है। भले हम उसको फैंटेसी नाम दे देते हैं, और जब हमने पारिभाषिक शब्दावलियों की चर्चा की थी तो बताया था कि फैंटेसी का संबंध किससे है, मनोविज्ञान से रहा। इस आलोचना पद्धति का मूल उद्देश्य रचना के पात्रों की मन स्थितियों एवं अंत प्रेरणाओं का विश्लेषण करना है। साहित्य निर्माण की प्रेरणा मानव चेतन के मन से नहीं, अवचेतन मन से प्राप्त होती है। साहित्य में बौद्धिकता नहीं, बल्कि प्रवृत्तियां क्रियाशील होती हैं। तो इसमें कुल मिलाकर वही है, मन स्थितियों और अंत प्रेरणाओं का विश्लेषण करना इस सिद्धांत का मूल काम रहा है। और अज्ञे, इलाचंद जोशी इत्यादि ने भी इस पर विचार किया। अज्ञे क्या कहते हैं, यदि कलाकार सचमुच कलाकार है, निरा प्रचारक नहीं है, तो उसकी प्रेरणा शक्ति एक निगूढ़ और अत्यंत व्यक्तिगत व्यवस्था है, जिसके कारण वह संसार की सत्यता को चित्रित करने को बाध्य होता है। जैसे इन्होंने शेखर एक जीवनी नाम से उपन्यास लिखा, उसमें भी आप देख सकते हैं। इलाचंद जोशी के अनुसार छायावादी कवियों की कल्पना लोक की उड़ान अपनी अक्षमता की पूर्ति का प्रयास है। यानी जो छायावादी कवि हैं, जो उन्होंने कल्पना का प्रयोग किया हुआ है, कल्पना का संबंध किससे है, मन से ही है। और उसको कहा गया कि वो एक तरीके से कहीं न कहीं ये पलायन की तरफ संकेत किया जा रहा है कि
व्यक्ति कई बार मन से हार जाता है तो दूर हो जाता है, वो दूर हमेशा रहने की कोशिश करता है, पलायन करता है। पलायन करना भी मन का ही खेल है, एक तरीके से देखें तो। हिंदी के मनोविश्लेषणवादी समीक्षकों ने उसी साहित्य को उत्कृष्ट माना जो जीवन शक्ति को प्रदान करने में समर्थ हो। यदि कलाकार अपनी दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति और हीनता की क्षतिपूर्ति स्वस्थ दिशा में करता है तो वह महान रचना का सृजन कर सकता है। तो सही बात यह है कि स्वस्थ दिशा में जाना जरूरी है। ठीक है, तो जीवन शक्ति अगर आप जितने भी आलोचकों को देखेंगे, वो किसी भी रचना का जब सही से मूल्यांकन करते हैं और लेखक के मन में उलझने वाली जो गुत्थियां, खासतौर से आप देखेंगे जैनेंद्र के साहित्य को देखेंगे तो उसमें खूब मनोविश्लेषण आपको दिखाई देगा। महिलाओं के अंदर क्या चल रहा है उसको लेकर भी जैनेंद्र ने खूब लिखा है। ठीक है, ये मनोविश्लेषणवादी हो गया। अब हम बात करते हैं यथार्थवाद को लेकर। यथार्थवाद अंग्रेजी के रियलिज्म के अनुवाद के रूप में प्रयुक्त होता है। यथार्थवाद मूलतः दर्शन के क्षेत्र का शब्द है, जहां से साहित्य व कला के क्षेत्र में ले लिया गया। इस शब्द को दर्शन शास्त्र के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने वाले प्रथम दार्शनिक प्लेटो हैं। कला और साहित्य के क्षेत्र में यथार्थवाद एक आंदोलन के रूप में 19वीं सदी में फ्रांस में उभरा। 1826 में मर्क्यू फ्रांसे ने यथार्थवाद की परिभाषा अपने निबंध में की या फिर उसमें दी। चित्रकला में यथार्थवाद के अभ्युदय के बाद 1857 में फ्रांसीसी उपन्यासकार फ्लाबेयर का प्रथम यथार्थवादी उपन्यास मादाम बावेरी प्रकाशित हुआ, जो साहित्यकार मानव जीवन और समाज का संपूर्ण तथा वास्तविक चित्र उपस्थित करता है और अपने साहित्य का विषय वायवी जगत से न चुनकर वास्तविक जगत से चुनता है, वह यथार्थवादी कहलाता है। तो हम पाश्चात्य रचनाकारों को न ध्यान में रखते हुए अगर केवल हिंदी के रचनाकारों को ध्यान में रखें और उसमें भी प्रेमचंद को ध्यान में रखें तो आप आराम से 3-4 सिद्धांतों को तो आप समझ सकते हैं, जिसमें आदर्शवाद को समझ जाएंगे, यथार्थवाद को समझ जाएंगे, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को समझ जाएंगे। उनकी रचनाओं में मार्क्सवाद का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है, यहाँ तक कि उत्तर आधुनिकता का जो दलित विमर्श पर आधारित उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, कहानियां इत्यादि लिखी हैं। तो प्रेमचंद को पढ़ना बहुत ही जरूरी है अगर इन अवधारणाओं को और अच्छे से समझना चाहते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर कहा गया कि ऐसा साहित्यकार जो अपने विषय को चुने तो मानव जीवन से जुड़ा रहे और जीवन से जुड़ते हुए उसमें सच्चाई हो, न कि काल्पनिक चीजों को उसमें बस रखा जा रहा है। इसीलिए आप आत्मकथाओं को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसमें वास्तविकता, ईमानदारी। हिंदी की प्रगतिवादी परंपरा पर यथार्थवाद का सर्वाधिक प्रभाव देखा जा सकता है। प्रेमचंद यथार्थवाद को चरित्रगत दुर्बलताओं, क्रूरताओं और विषमताओं का नग्न चित्र मानते हैं। ठीक है, तो ये यथार्थवाद हो गया, छोटा सा ही ये था। अब हम बात करते हैं संरचनावाद, और इनको लेकर आपने तमाम पाश्चात्य किताबों को पढ़ा होगा। हमने भी जिन किताबों को पढ़ा और जो एक हमारे अंदर स्ट्रक्चर बना, रूपरेखा बनी है, उसी को नोट्स के रूप में आपके सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है। ये प्रयास अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे विद्यार्थी जो नियमित रूप से कक्षाएं नहीं किए या फिर आप पढ़ाई करते समय ध्यान नहीं दिए, वो अब जरूर ध्यान देंगे। इसलिए विद्यार्थी की तरह ही हम बताने की कोशिश करते हैं। उदाहरण भी जो लेते हैं वो अपने आसपास के उदाहरणों को ही लेते हैं। उसको मेंस के एग्जाम में आप न यूज करेंगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन समझ सकते हैं और फिर साहित्यिक अंदाज में उसका एक उदाहरण दे दीजिए। हम तो दोनों तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं संरचनावाद के बारे में बात करते हैं। संरचनावाद अंग्रेजी शब्द स्ट्रक्चरलिज्म का हिंदी पर्याय है। संरचनावाद पाश्चात्य समीक्षा जगत से हिंदी में आया। एक अवधारणा के अनुसार संरचना को बौद्धिक चिंतन की विषय वस्तु अरस्तु ने पोएटिक्स में बतलाया था। जो उनकी रचना है, जो काव्य शास्त्रीय रचना है, उसमें संरचना को बौद्धिक चिंतन की विषय वस्तु के रूप में बताया था, बनाया था। ठीक है, बताया था बल्कि 17वीं सदी में इसका प्रयोग बनावट, 18वीं शताब्दी और 19वीं सदी में भौतिक तथा प्राणी जगत की कार्य प्रणाली को समझने के लिए किया जाने लगा। संरचनावाद को
पद्धति के रूप में स्थापित करने का श्रेय स्विस भाषाविद फर्डिनेंड सस्योर को जाता है, जिसको हम कई बार सस्यूर भी बोलते हैं। तो एक तरीके से आप देखेंगे जो संरचनावाद है इसका संबंध किसे है? भाषा विज्ञान से भी है। कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि तमाम आपने अवधारणाओं को पढ़ा, तो भाषा विज्ञान से संबंधित कौन है? वो है संरचनावाद। और इस पर विचार किसने किया? भाषाविद फर्डिनेंड सस्यूर। सस्यूर ने संरचनावाद का सिलसिलेवार ब्यौरा अपनी प्रसिद्ध कृति कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स में प्रस्तुत किया है। इनकी किताब का नाम भी आप देखेंगे तो लिंग्विस्टिक्स से ही जुड़ा हुआ है, जिसको कि हम भाषा विज्ञान कहते हैं। सस्यूर के अनुसार भाषा के दो रूप हैं, एक लॉन्ग और दूसरा परोल। लॉन्ग को अंतर वैयक्तिक भाषा व्यवस्था कह सकते हैं, परोल को व्यक्ति विशेष की भाषा कह सकते हैं। लॉन्ग अतः संबंधित प्रतीकों की ऐसी सामान्य व्यवस्था है जो पूरे समाज में वैचारिक संप्रेषण संभव बनाती है। भाषा संकेतों की एक प्रणाली है, इसकी अपनी एक संरचना होती है। जैसे एक चीज आपने देखा होगा कि हम भाषा के माध्यम से ही पकड़ लेते हैं कि कौन बोल रहा है, ठीक है। इसीलिए तो जो मिमिक्री इत्यादि करते हैं उस संरचना को, इस स्ट्रक्चर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी ये बतलाया गया कि जैसे जो लेखक इत्यादि हैं, लेखकों को जानने से पहले अगर उनकी भाषा को हम जान जाते हैं तो फिर लेखक के बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है कि किसने लिखा। हम भाषा से ही पकड़ लेंगे कि ये किसकी रचना हो सकती है। भाषा संकेतों की एक प्रणाली है। इसे समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि प्रत्येक संकेत के दो पक्ष या दो भाग होते हैं। पहला संकेतक होता है, दूसरा संकेतित होता है, ठीक है, जिसको कि हम सिग्निफायर या फिर सिग्निफाइड कहते हैं। संरचनावाद में अन्य जो विचारक रहे हैं उसमें लेवी स्ट्रास ने संरचनावाद का इस्तेमाल सांस्कृतिक परिदृश्यों जैसे मिथकों, रक्त संबंधों, साहित्यिक कृतियों को समझने के लिए किया है। स्ट्रास के अनुसार मूल मिथक लॉन्ग है तो उसके अलग अलग रूप परोल है। उनका मानना है कि चिन्ह प्रत्येक संस्कृति में पाए जाते हैं, चाहे उसे कितना ही पिछड़ा कहा जाता रहा हो, और चिन्हों को समझने के लिए कोई निर्धारित तरीका नहीं है। जैसे हम सभी बिल्ली शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे सामने एक संरचना उपस्थित हो जाती है बिल्ली की, और एक हम लोग कैट का प्रयोग करते हैं। हो सकता है कि दूसरी भाषा में इसी बिल्ली को कोई किसी अन्य नाम से उसको सिग्निफाइड किया गया हो, संकेतित किया जाता हो। तो समझ जाए, जैसे हम लोग मिटाने के लिए डस्टर का प्रयोग करते हैं, हो सकता है कि उसको दूसरे किसी भाषा में अलग तरीके से समझा जाता हो, ठीक है। तो वही है संरचनावाद, इसमें भाषा का बहुत बड़ा रोल है। लेवी स्ट्रास के अलावा फूको, अल्त्शुलर, लाकां ऐसे आदि ने अपने अपने ढंग से संरचनावाद पर विचार किया और उसे एक पूर्ण शास्त्र का दर्जा प्रदान किया। रोलाबार्थ ने संस्कृति को भी भाषा माना तथा संस्कृति धर्मी साहित्य की व्याख्याएं संभव की। संरचनावाद के सूत्रों को समझने के लिए उन्होंने द फैशन सिस्टम नामक पुस्तक लिखी। रोलाबार्थ, फूको, अल्त्शुलर, लाकां, लेवी स्ट्रास, सस्यूर इत्यादि का नाम आप संरचनावादी विचारकों में याद करके रखिए। संरचनावाद एक ऐसा वाद है जो लेखकी अथवा आलोचकी अनुभव को अकारक और गौण मानता है और पाठ निर्माण, पाठ संरचना में छिपे तथ्यों को उजागर करने का प्रयास करता है। जो अभी हमने चर्चा की कि टेक्स्ट पर जोर देता है। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि कौन सी अवधारणा है जो न लेखकों के ऊपर बात करती है, न आलोचकों के ऊपर बात करती है, बल्कि वो टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करती है। वो है संरचनावाद। मार्क्सवादी परंपरा में संरचनावाद को जगह देने वाले में लुई अल्थुसर को माना जाता है। सस्यूर के इस विचार ने कि भाषा एक सामाजिक तथ्य है जिसका अस्तित्व भाषा के प्रयोगकर्ता के अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों से स्वतंत्र होता है। ये बात अल्थुसर को आकर्षित किया। अगर हम हिंदी के दृष्टिकोण से देखें तो संरचनावाद का बहुत ज्यादा प्रभाव, चर्चा तो होती है लेकिन इसका इस्तेमाल कम देखने को मिलता है। संरचनावादी दृष्टिकोण से हम रचनाओं का मूल्यांकन कम करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी रिसर्च इत्यादि कर रहे हैं,
वो अगर किसी साहित्यकार की रचनाओं की या कृतियों का मूल्यांकन संरचनावादी आधार पर करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर कर सकते हैं। जिस तरीके से हम विमर्शों पर आधारित तमाम टॉपिक बनाते हैं, संरचनावादी दृष्टिकोण से भी हम अध्ययन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन दिक्कत ये है कि चूंकि चर्चा तो है लेकिन इस्तेमाल कम देखने को मिलता है, तो आपको इंटरव्यू बोर्ड इत्यादि में थोड़ा सा आपको वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि अब टीचर्स भी वैसे नहीं रहे कि किसी चीज को वो गंभीरता से सोचे समझें और आपको प्रेरित करें। ये चीजें कई बार देखने में मिल जाती है। तो संरचनावाद आप समझ गए होंगे, मेन मेन चीजों को हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। ठीक है, आपके पाठ्यक्रम में जो आखिर में लगा हुआ है वो है स्वच्छंदतावाद। एक चीज आप देख रहे होंगे, आप सभी अपने सहूलियत के अनुसार इसको पढ़िएगा। हमने अल्फाबेटिकली हिसाब से इसको वो किया है। ठीक है, पहले हम अ से इसकी शुरुआत किए, फिर इसके बाद अंत में स तक पहुंच गए। तो स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म का हिंदी अनुवाद है। हिंदी में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऐसा माना जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में पंडित श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक मानते हुए किया है। तो जब आपने इतिहास पढ़ा होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, हमने कई बार आप सभी को बतलाया और हमने पूरा इस इतिहास ग्रंथ को पढ़ाया भी है और पुस्तक भी आप सभी के समक्ष रखा है। तो उसमें श्रीधर पाठक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माना हुआ है या फिर स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक ही माना है। तो हिंदी में तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, अंग्रेजी में इसको रोमांटिसिज्म कहा जाता है। रोमांटिक शब्द को एक काव्य प्रवृत्ति अथवा वाद के रूप में सबसे पहले प्रयुक्त करने वाले जर्मन आलोचक फ्रेडरिक श्लेगल थे। उन्होंने 1798 से लेकर 1800 के बीच में इस शब्द का प्रयोग क्लासिसिज्म के विरोधी अर्थ में किया है। यानी आप देखेंगे जिस शास्त्रीयता की हम बात कर रहे थे या फिर कलावाद की बात कर रहे थे, उसकी प्रतिक्रिया में रोमांटिसिज्म की शुरुआत होती है। श्लेगल ने अपनी इस कृति में रोमांटिक शब्द का प्रयोग निश्चित साहित्यिक प्रवृत्ति के रूप में करके इसे सबसे पहले परिभाषित भी किया। तो सबसे तो पहले ध्यान रखना कि श्लेगल का संबंध किससे है, वो स्वच्छंदतावाद से। स्वच्छंदतावाद के उदय में 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, या फिर यहाँ पर आप बंधुत्व शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह नारा स्वच्छंदतावादी साहित्यकारों को बराबर आंदोलित करता रहा। स्वच्छंदतावादी काव्य की लहर सर्वप्रथम 1798 से लेकर 1805 के बीच इंग्लैंड एवं जर्मनी में आई, जिसके काव्य के साथ ही आलोचना को भी प्रभावित किया। यानी कि जो स्वच्छंदतावाद था पहले काव्य के रूप में आया, प्रकृति की ओर लौटो इस टाइप से, और फिर इसका प्रभाव आलोचना में भी दिखाई पड़ता है। इंग्लैंड में स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का मार्ग प्रशस्त करने वाले कवि रॉबर्ट बर्न्स एवं विलियम ब्लेक थे। वास्तव में अंग्रेजी कविता में स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का प्रारंभ वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलाड्स से हुआ। वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलाड्स की भूमिका में सर्वप्रथम नवशास्त्रवादी बंधनों को तोड़ा, काव्य के आधार को वैयक्तिक माना तथा काव्य भाषा संबंधी प्राचीन प्रतिमानों को कृत्रिम या बनावटी सिद्ध किया। वर्ड्सवर्थ के बाद कॉलरिज, शेली, बायरन, केट्स, सर वाल्टर स्कॉट आदि अनेक स्वच्छंदतावादी साहित्यकारों ने इसे समृद्ध किया या विकसित किया। अगर हम भारत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वच्छंदतावाद का प्रभाव सर्वप्रथम बांग्ला साहित्य पर पड़ा। वहां से हिंदी में यह प्रवृत्ति 20वीं सदी के दूसरे दशक में आई, छायावादी काव्य आंदोलन के रूप में विकसित हुई। छायावाद और स्वच्छंदतावाद में गहरा साम्य है। दोनों ही काव्य आंदोलनों में प्रकृति प्रेम, मानवीय दृष्टिकोण, आत्मविव्यंजना, रहस्य भावना, वैयक्तिक प्रेमाभिव्यक्ति, प्राचीन संस्कृति के प्रति मोह, प्रतीक योजना, निराशा, पलायन, अहम के उदात्तीकरण आदि के दर्शन होते हैं या फिर आदि प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती। इसके अलावा आत्मनिष्ठता और व्यक्तिवाद स्वच्छंदतावादी काव्य का लक्ष्य रहा है। स्वच्छंदतावादी काव्य कवि कर्म को उपयोगितावादी दृष्टिकोण से नहीं देखते। स्वच्छंदतावाद में कवि विशिष्ट प्रतिभा से युक्त माना जाता है, जो अपनी स्वतः स्फुरित
आत्माभूतियों को शब्द देने के लिए स्वच्छंद एवं विवश होता है। स्वच्छंद इसलिए कि सभी पूर्व मान्य शैलीगत अवधारणाओं से निर्देशित होना वह अनिवार्य नहीं मानता, और विवश इसलिए कि घनीभूत दैवी उत्प्रेरणा युक्त मन को शब्द देना उसके लिए अनिवार्य है। स्वच्छंदतावादी कवि कल्पना के स्वच्छंद प्रवाह में विश्वास करता है। वर्ड्सवर्थ ने कविता को भावोद्गारों का सहज उच्छलन माना था। ये कोटेशन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अपने काव्य में सिद्धांततः यह लागू भी किया। अतीत प्रेम और भविष्योन्मुखी दृष्टि स्वच्छंदतावाद की एक खास प्रवृत्ति है। राष्ट्र प्रेमी मानवतावादी आधार भूमि पर अधिष्ठित है। राष्ट्र प्रेम बल्कि एक चीज आप देखेंगे कि 1909 ईस्वी के आसपास में जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है को लेकर विचार कर रहे थे, तो उसमें देश प्रेम को लेकर उन्होंने चर्चा की। यहाँ पर राष्ट्र प्रेम की बात की जा रही है। आप स्वच्छंदतावाद में देखिए या फिर छायावाद में देखिए, राष्ट्र प्रेम एक केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में रही। राष्ट्र प्रेम मानवतावादी आधार भूमि पर अधिष्ठित है या फिर आधारित है। यह देश की आत्मा से प्रेम है, देश के निवासियों, देश की प्रकृति, पशु पक्षियों से प्रेम है, देश के लोक जीवन से प्रेम। स्वच्छंदतावादी सच्चे अर्थों में मानवतावादी थे। उनकी सहानुभूति का पात्र सामान्य मानव, आम जो मनुष्य होता है, उनके केंद्र में था। श्रीधर पाठक की कविताओं को पढ़ेंगे और राम नरेश त्रिपाठी की पढ़ेंगे तो इसमें पथिक की बात की गई है। ठीक है। छायावादी कवियों निराला, प्रसाद, पंत और महादेवी वर्मा पर रोमांटिसिज्म के प्रमुख कवियों वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, बायरन आदि का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। यानी कि एक तरफ पाश्चात्य में तो लिखा ही जा रहा था, अगर हिंदी के दृष्टिकोण से देखें तो उसमें भी छायावादी कवि रोमांटिसिज्म से प्रभावित रहे, और उनके ऊपर किनका किनका प्रभाव दिखाई पड़ता है और उसका उल्लेख हो गया। आचार्य शुक्ल ने माना है कि यह प्रभाव बांग्ला से होते हुए हिंदी में आया, यानी कि स्वच्छंदतावाद सबसे पहले बांग्ला में, फिर वहां से प्रभावित होकर हिंदी में आया। इसमें तमाम, खासतौर से निराला को आप देखेंगे कि जिनका संबंध बंगाल से भी रहा है, और शुरुआती दौर से जो बांग्ला साहित्य प्रभावित करता रहा। अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी जो नाटक विद्या सुंदर का अनुवाद किया वो बांग्ला से ही प्रभावित होकर किया, बांग्ला भाषा से फिर हिंदी में। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने एक बैठक में जो आपके पाठ्यक्रम में अवधारणा पर आधारित सिद्धांत लगे हुए थे, विचारधाराएं लगी हुई थी, उनको पढ़ाया। और चूंकि इन पर जो किताबें होती हैं थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा में लिखी जाती हैं, कठिन भाषा, शब्दावली में ऐसा लगता है कि अनुदित है, और कुछ चूंकि हम पारिभाषिक शब्दावली टाइप से आप सभी से बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं और जिनसे कि छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। तो हमने भी कोशिश की है कि पढ़ाते समय ज्यादातर समझाऊं और आप उसे वक्त लेकर समझने का प्रयास करें। तो अगर एक बैठक में आप खोजना चाह रहे थे कि कौन कौन से वाद और सिद्धांत कहाँ मिलेंगे, तो वो आपके चैनल पर उपलब्ध हो गए हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको किस तरीके से आप नोट्स बनाते हैं, मेंस के लिए कैसे उपयोग करते हैं, या फिर इंटरव्यू इत्यादि में पूछा जाए तो आप कैसे उसका जवाब दे सकते हैं। हमने तो बता दिया है। बाकी इस चैनल की खासियत ये है कि ये विश्वास करता है प्रगतिशीलता में, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार जो हमने बता दिया वो अमरता को प्राप्त हो गया, बल्कि अगर आप सभी का आग्रह रहेगा तो इसको अन्य दृष्टिकोण से भी हम बताने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपके दिमाग में बहुत सारे तथ्यों को हमने डाल दिया होगा, आप उसको आराम से चिंतन मनन करते हुए उपयोग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।